Social Studies, Standard 8, Gujarat State Board of School Textbooks, Chapter 14, Disaster Management. आपने हमारे सारे वीडियोस अभी तक देखे ही होंगे, तो आप उनको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। और ये चैप्टर जो है ये एक स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। अभी आपके टेस्ट भी आने वाले ही होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, तो आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है हमारी तरफ से, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख के बताइए। हम आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर हम रिप्लाई ना भी दे पाए तो भी हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। डिज़ास्टर की बात हम जब भी करते हैं तो एक दहशत, एक क्रूरता की, एक बहुत ही खौफनाक दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। चाहे वो किसी भी चीज़ का दृश्य हो, चाहे अर्थक्वेक का हो, चाहे स्टॉर्म का हो, चाहे साइक्लोन का हो, चाहे सुनामी का हो, और उसको ओवरकम करने के लिए हमारे को उसको कैसे उससे उभरे, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करें, कैसे जो चीज़ें थी उनको उसी सिचुएशन में वापस लेके आए, ये सब करने के लिए हमारे को उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो डिज़ास्टर और मैनेजमेंट, ये दो वर्ड जो हमारे इस चैप्टर का नाम है, उसका मतलब ये बनता है। और इंडिया के ऊपर तो डिज़ास्टर्स सदियों से आ रहे हैं, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हो, चाहे प्री इंडिपेंडेंस एरा हो, चाहे आज का दौर हो, डिज़ास्टर तो आने से रुकते नहीं हैं। तो एक ज़रूरत समझी गई कि एक संगठन बनाया जाए, एक डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए एक फोर्स बनाई जाए। तो 2005 में इंडियन पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया गया और इसके अनुसार नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF बनाई गई। आज तक मतलब आज से थोड़ा टाइम पहले, जब तक कि मेरे पास इसकी जानकारी है, इसकी 12 बटालियंस होनी थी। और गुजरात, दमन, दीव, ये सब को जो देखेगी NDRF की फोर्स, जो बटालियन, वो वडोदरा में स्थित होनी थी। तो ये जहाँ पे भी कोई आफत आने वाली है, कोई डिज़ास्टर होने वाला है, अगर वो प्रेडिक्टेबल होता है तो NDRF की टीम को पहले से ही वहाँ पे भेज दिया जाता है। जहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं होता है वहाँ पे वो बाद में जाती है। NDRF स्टार्ट होने से पहले ये सारा काम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी की गवर्नमेंट मशीनरी, पुलिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, नर्सेस और भी जो जो चीज़ की ज़रूरत होती थी, जिस जिस चीज़ की गवर्नमेंट मशीनरी की ज़रूरत होती थी, वो सब कंट्रीब्यूट करते थे। और साथ में कॉमन मैन तो डेफिनेटली साथ में आता था और तभी ये सब चीज़ें मैनेज होती थी। और उसके बाद से अब जो है ये NDRF को प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अभी हम आते हैं नेचुरल डिज़ास्टर पे। नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर्स दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस और सर्कमस्टांसेस आर कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर। ये बहुत हेवी लॉस, चाहे जान माल का लॉस हो, आदमी का या जानवरों का जान माल का लॉस हो, या इकोनॉमिक लॉस हो, मॉनेटरी फॉर्म में रोड, बिल्डिंग, घर, मकान, रेलवे लाइन, ऐसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी लाइन, वो सब कोई भी चीज़ हो, चाहे मैन लाइफ या इकोनॉमिक लॉस हो, वो सारों को बहुत हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं ये। उसमें से कुछ होते हैं जो फोरकास्ट पॉसिबल नहीं होता, जिसको प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये अर्थक्वेक गुजरात में 2001 में आया था। उसका ये एक फ़ोटो है, दृश्य है। देखिए इसमें घर है, घर के आगे कितना नुकसान हुआ है, कितना रबल, मलबा पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे कितना नुकसान हुआ था। ये बिल्डिंग की हालत से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बिल्डिंग तो स्लांटिंग हो गई है, करीब 75-80 डिग्री के एंगल पे मुड़ गई है। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना अर्थ के अंदर फोर्स होती है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ के अंदर हैं, वो जब हिलती हैं तब अर्थक्वेक आता है। तो उसकी फोर्स, वेलोसिटी, ये सब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा ये।
और यहाँ पे घर के सामने सिर्फ रबल मलबा ही पड़ा हुआ है। तो ये जो भी है, घर है या गोडाउन है, जो भी है, उसके सामने सिर्फ रबल मलबा पड़ा हुआ है। ये भी एक सीन है जहाँ पे दो घर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गए हैं। और देखिए, फिर वॉल्केनिक इरप्शन, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स की एक तस्वीर है। इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो एक है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। वो जब एक्टिव थी उस टाइम की फ़ोटो है। और ये भी एक वॉल्केनो की फ़ोटो है जब वो एक्टिव थी उस टाइम की। इसमें से ऊपर से लावा निकल रहा है रेड कलर का, और वो धुआं और लावा दोनों निकल रहे हैं। और जो पहाड़ के स्लोप से नीचे आ रहा है रेड लाइंस में, वो भी लावा ही है। और नीचे में भी जो रेड है वो भी लावा है। ये एक और फोटोग्राफ है वॉल्केनो इरप्शन की। इसमें लावा ऊपर की तरफ उड़ रहा है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज में। नेचुरल डिज़ास्टर जिसका फोरकास्ट पॉसिबल होता है, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को पहले से ही भेज दिया जाता है, जैसे कि फ्लड, स्टॉर्म, सुनामी, लोकस्ट, प्लेग, एपिडेमिक, ये सब टाइप के जो फोरकास्ट करे जा सकते हैं। तो ये एक फ्लड की तस्वीर है जहाँ पर पानी चारों तरफ दूर दूर तक पानी है और बीच में एक घर पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पानी जो है वो रूफ लेवल तक आ गया हुआ है और बोट से लोग आ जा रहे हैं। जहाँ पर वो मैदान में या सड़क पे आ जाते थे, वहाँ पे अब वो बोट से आना जाना करना पड़ रहा है। और उनके मकानों के छत के लेवल तक पानी है। ये पानी में से अपने घर में से गैस का सिलेंडर और कुछ सामान रेस्क्यू करके बोट से साइड पर ला रहा है फ्लड के दौरान। ये ऐसी फ़ोटो में दिखाया गया है। ये सुनामी की फ़ोटो है। देखिए, ये गौर करिए, नीचे में जो है वो बोट्स हैं, हार्बर पे खड़ी हुई हैं, हार्बर जेटी वगैरह पे खड़ी हुई हैं। और ऊपर वेव्स की हाइट देखिए कितनी ऊंची वेव्स आ रही है सुनामी के दौरान। सुनामी का स्टार्ट होता है जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है, तो नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो हिलती हैं। और बहुत रिक्टर स्केल पे जब वेरी हाई अर्थक्वेक आता है तो उसको, और ख़ासकर जब वो सी कोस्ट में या सी के अंदर में उसका सेंटर होता है, तब ये सुनामी का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो सीन, इसमें बिल्डिंग से भी ऊंचे लेवल तक की वेव्स आ रही हैं सुनामी की। और सुनामी की वेव्स जनरली 30 मीटर्स, 50 मीटर्स, 100 मीटर्स या अबव जाती हैं। और आपको जो है सुनामी मतलब सी से ऑपोजिट डायरेक्शन लैंड में इन अंदर की तरफ आपको भागना चाहिए जब भी आपको एहसास हो कि सुनामी आ रहा है, और कई किलोमीटर अंदर आपको भागना चाहिए। अगर आप 30 मीटर हाई वेव के लिए अगर आप भागते हो तो आपको रफली 2-3 किलोमीटर अंदर भागना चाहिए। तो 50 मीटर, 100 मीटर वेव अगर आती है तो आपको कितना अंदर भागना पड़ेगा, आप जरा इमेजिन कर लीजिए। फिर आता है मैन मेड डिज़ास्टर। मैन बहुत ही बदमाश जना है इस सृष्टि में, और बहुत ज़्यादा गंद फैलाता है, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करता है। वो उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं और अलग अलग चीज़ बनाता है। और वहाँ पे कहीं पे उससे एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे वो जानबूझ करके करता है, कहीं पे अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट, अपना दूसरा वेस्ट जानबूझ करके नदियों में फेंकता है, उनको पॉल्यूट करता है, एयर पॉल्यूट करता है। सब चीज़, लैंड, एयर, सब चीज़ को पॉल्यूट करता है। इवन जो ओजोन लेयर है वो भी उसने फाड़ दी हुई है और बहुत प्रॉब्लम आ गई हुई है। तो मैन अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैन में डिज़ास्टर्स में आते हैं फायर, राइट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ये एक फायर की फ़ोटो है, फायर एक्सटिंग्विश करी जा रही है फायर ब्रिगेड द्वारा। ये सूरत में हुआ था एक्सीडेंट, 2019 एंड या 2020 के बिगिनिंग में हुआ था। सूरत में एक ट्यूशन क्लासेस थी जो रूफटॉप, बिल्डिंग के रूफटॉप पे चल रही थी, और वहाँ पर ये आग लग जाती है और बच्चों को नीचे भी कूदना पड़ता है वहाँ से। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये गुजरात के राइट्स की तस्वीर है 2001 की। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ऑटो जो है उसमें ब्लास्ट हो गया है या जल रहा है। ऑटो में पेट्रोल भी होता है, ऑटो रिक्शा। और उसकी तस्वीर है। ये एक ट्रक या बस की तस्वीर है जिसके अंदर आग लगी हुई है। और ये एक बॉम्ब ब्लास्ट की तस्वीर है। ये कहीं पे भी ऐसा एक बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। ये एक जनरल बॉम्ब ब्लास्ट की तस्वीर है। और फिर हम आते हैं, ये एक गुजरात के अहमदाबाद शहर के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की तस्वीर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी चीज़ आइडेंटिफाइबल भी नहीं रही है। जो चीज़ आइडेंटिफाइबल रही है वो चीज़ है, एक पीछे में करके लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ एक साइकिल दिख रही है जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप। कुछ पुलिस वालों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कुछ आदमियों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जो भी चीज़ बाकी थी वो कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई तक नहीं कर पा रहे हो। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में सब कुछ मुड़ तोड़ गया है और जल गया है। ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीर है। चेर्नोबिल जो है वो रशिया, अनडिवाइडेड रशिया जो था, यूएसएसआर, उसका एक पार्ट था। और चेर्नोबिल शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ पे बिजली बनाई जाती थी न्यूक्लियर एनर्जी से। तो वो आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ रशिया वो यूक्रेन में चला गया। अभी आजकल भी आपने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा न्यूज़ में। तो वो ऐसा है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक जो कर दिया, तो साथ में उसने चेर्नोबिल के ऊपर भी अटैक किया। तो सारी दुनिया इसके डर में आ गई कि कहीं फिर से वही डिज़ास्टर वाला मंज़र ना आ जाए जो पहले हुआ था और रेडिएशन लीकेज ना हो। तो अगर आपको और भी कुछ याद है तो पहले आपको इसके बाद का मंज़र दिखा देते हैं। जब ये रशिया में था तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ास्टर के बाद की ये तस्वीर है। और ये जो तस्वीर थी ये पहले का ग्राफिक, उसका प्रेजेंटेशन कह लीजिए या तस्वीर कह लीजिए, वो है। और ये बाद का है, डिज़ास्टर के बाद का। तो ये इसके साथ में ही मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड जो हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे, तब हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसकी रेडिएशन वो 1945 के आसपास में हुआ था। उसकी रेडिएशन का जो खतरा है वो आज के दिन भी हिरोशिमा नागासाकी में बना हुआ है। और तो चेर्नोबिल का भी जो रेडिएशन का खतरा है वो आज तक, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से आज तक वो एरिया में उसका रेडिएशन का खतरा है। अगर ये ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उसका रेडिएशन का खतरा बहुत सालों तक रहता है। आप इसी चीज़ से इमेजिन कर लीजिए। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? खैर, अभी हम मोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जंगल में आग की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि जंगल में आग लगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई नहीं हो, आदमी तो रहते नहीं वहाँ पे, तो क्या नुकसान क्या होएगा? आदमियों के घर जलेंगे नहीं, आदमियों को कुछ नुकसान होएगा नहीं। लेकिन नहीं, बहुत भारी नुकसान होता है जंगल में आग लगने से। जंगल की आग जो होती है वो बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि वहाँ पे सूखी घास होती है, ड्राइड ट्रीज़ होते हैं, सूखे हुए पेड़ होते हैं, सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं। और ऐसे में अगर कहीं आग लग जाए, अब आप कहोगे कि आग लगाने के लिए वहाँ पे कौन है? तो भाई साहब, वहाँ पे चरवाहे जाते हैं। वो जाके अपनी भेड़ बकरियों को, गाय को, भैंस को चारा खिलाते हैं, और भी उनके जो जानवर होते हैं उनको चारा खिलाने के लिए गए हुए होते हैं। कई लोग वहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए गए होते हैं। तो ये लोग अपना टेम्प्ररी स्टोव्स वहाँ पे बनाते हैं, टेम्प्ररी अंगीठी स्टोव, और उसको कई बार ये लोग जलता हुआ छोड़ के आ जाते हैं। फिर कई लोग अपनी बीड़ी सिगरेट वहाँ पे फेंकते हैं और वो जलती हुई छूट जाती है और उससे आग लग जाती है। फिर कई टूरिस्ट भी गए होते हैं जंगल में घूमने के लिए, और वो भी केयरलेसली कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे ये जंगल में आग लग जाती है। ऑफ कोर्स नेचुरल तरीके भी हैं। नेचुरल तरीके जैसे कि कोई लाइटनिंग गिरी और वो सूखी पत्तियों पे गिरी, सूखी पेड़ पौधे पत्तियों पे गिरी और उससे आग लग गई। तो ऐसा भी होता है। लेकिन फिर गैस पाइपलाइन भी होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स भी जा रही होती हैं,
लॉन्ग डिस्टेंस पे, एक शहर से दूसरे शहर, वो भी जंगलों से होके जाती हैं, और वहाँ पे कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे भी आग लग जाती है, चिंगारी गिर गई, और सूखी पेड़ पौधों पे चिंगारी गिरी और उससे आग लग गई। फिर गैस पाइपलाइन में कुछ गैस लीकेज हो गई तो उससे आग लग गई। इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं आग लगने के जंगल में। और एक बार अगर जंगल में आग लग गई तो समझिए कि सारा का सारा जंगल ही जल जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ चपेट में आ जाता है, खासकर जब सूखे ग्रासलैंड, ड्राई ग्रासलैंड वहाँ पर मिल जाए उसको, और उसको सूखे पेड़ पौधे पत्तियाँ ये सब मिल जाए तो कितनी जल्दी आग फैलती है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये पूरी दुनिया भर में बहुत कॉमन चीज़ है। कई जंगलों में तो ये आग लगाई जाती है, और ताकि लोग स्मगलिंग कर सके, जो चीज़ वैसे वर्जित है पेड़ पौधे काटने के लिए, वो सब वो काट सके। तो इस तरीके की बदमाशियाँ भी करता है इंसान। जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान सबसे बड़ा प्रकृति से खेलने वाला है, और इंसान बहुत डैमेज करता है। सबसे ज़्यादा डैमेज और सबसे ज़्यादा बदमाशी जो है इंसान ही करता है। और पेड़ पौधे पत्तियाँ ये सब चीज़ इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो जानवर वहाँ पे रहते हैं, जो इकोलॉजी रहती है, वो भी सब, इंसेक्ट से लेके माइक्रोब से लेके शेर तक, लॉयन तक, सब इससे इफ़ेक्ट होते हैं और सब जल जाते हैं, मर जाते हैं। और ये फॉरेस्ट को बनने में कितने साल लगे थे, आपको कुछ आइडिया है? और ये जब एक बार जल जाता है तो इसको वापस ग्रो बैक करने के लिए भी वैसे ही कई कई शतक, कई कई डिकेड्स, कई कई सेंचुरी लग जाती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, जिसमें बताया गया है कि ये जब एक फॉरेस्ट में आग लगे तो उसके बाद में शॉर्ट ग्रास या वीड्स को उगने के लिए तो कुछ टाइम नहीं लगता। 0 ईयर्स के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर वो शॉर्ट ग्रास वीड्स उग जाते हैं। सीजनल शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स जो कम समय के लिए रहते हैं वो 1 से 2 साल में उग जाते हैं। ग्रास ग्रोइंग ईयर राउंड एंड बाइनियल प्लांट्स जो हैं 3 से 4 साल में उग जाते हैं। वेरियस ग्रासेस, श्रब्स, यंग ट्रीज़ जो है वो 5 से 150 साल में उगते हैं। जो मैच्योर ट्रीज़ होते हैं वो 150 साल से भी ज़्यादा लगाते हैं उगने में। तो आप समझिए कि अगर एक बार फॉरेस्ट जल गया तो आप कुछ न कुछ, कुछ नहीं भी कहिए तो भी आप 150 साल पीछे चले गए। और आपको जो टेम्पररी बेसिस पे जो धुआं आपने फेस किया और जो ऑक्सीजन बर्न हुई वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे 150 साल तक आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। फॉरेस्ट में फायर नहीं लगनी चाहिए। तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से फॉरेस्ट की फायर से उसके उस फॉरेस्ट की सारी इकोलॉजी खतरे में आ जाती है और ख़त्म भी हो जाती है, और उसको रीग्रो करने के लिए कुछ नहीं तो 150 साल भी लग जाते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फॉरेस्ट की आग को हमको हर कीमत पे रोकना चाहिए और जल्द से जल्द बुझाना चाहिए। फॉरेस्ट की आग उस डायरेक्शन में बढ़ती है जिस डायरेक्शन में विंड होती है, जिस डायरेक्शन में हवा होती है, उस डायरेक्शन में बढ़ती है वो। और इसके लिए हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप ज़रा ध्यान रखिए और सारे लोगों में इसकी जागरूकता फैलाइए, और आपका काम थोड़ा और ज़्यादा ये फॉरेस्ट की फायर को प्रिवेंट करना भी अपने काम में इंक्लूड करिए। और हमारे कंट्री में अगर देखा जाए तो हिमालय में बहुत सारी आग लगती है, साउथ इंडिया में भी लगती है, और कुछ रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें गुजरात में भी आग लगी है। ये कुछ एक सीन है फॉरेस्ट की आग का, ये और एक सीन है फॉरेस्ट की आग का। तो ये आप देख ही सकते हो कि कैसे आग लगती है और कैसे उसकी परेशानी बढ़ती है उस एरिया की। फिर आते हैं हम लैंडस्लाइड पर। लैंडस्लाइड में क्या होता है कि एक सडन फॉल होता है, सडन फॉल ऑफ मास ऑफ अर्थ और रॉक एट्सेट्रा डाउन द माउंटेन
इज़ नोन एज लैंडस्लाइड। ये फिनोमिनन होता है माउंटेनियस एरिया में और हिली एरिया में, जहाँ पे इसके मलबे के नीचे जब ये लैंडस्लाइड होता है तो इसके मलबे के नीचे दब के बहुत सारे आदमी, औरत और प्लांट्स, जानवर सबकी मौत हो जाती है। रोड्स ख़राब हो जाते हैं, रोड्स ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ नहीं आता है, खाने पीने की सामग्री और भी जो चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है वो सब आना बंद हो जाता है। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके कारण क्या होते हैं? ये होता है अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटना। अर्थक्वेक यानी कि आप सब जानते ही हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब धरती हिलती है, धरती कांपती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिलते हैं तो अर्थक्वेक आता है। फ्लड, क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटना। जो माइनिंग एक्टिविटी करी जाती है, रोड काट के, माउंटेन में से काट के रोड बनाने, या वहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, माउंटेन्स को काट करके उसके पत्थर का माइनिंग करते हैं, उसमें से डिफरेंट पत्थर निकालते हैं, वो बेचा जाते हैं पत्थर, जैसे आपके संगमरमर के पत्थर हो गए, मार्बल, ग्रेनाइट, ऐसे सब पत्थर, और भी अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं वहाँ पे। फिर अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं जिसको माइनिंग करके निकाला जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट करके निकाला जाता है। तो ये सब कारण होते हैं ये लैंडस्लाइड के। अब लैंडस्लाइड होता कैसे, अगर वो समझना है तो वो फिगर ये रहा। ये फिगर में अभी आप देखिए, ये टॉप पर आपका जो है ये आता है एक टॉप, और ये आप देख सकते हैं कि स्लोपिंग डाउन है ये माउंटेन। और ये जो ऊपर का ग्रीन येलो वाला जो थोड़ा सा डार्क येलो है, वो पार्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अभी नहीं है ओरिजिनल पिक्चर में। और जो उसके नीचे वाला पार्ट है क्रीम से कलर का, वो चीज़ यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर में है, आप ऐसा समझिए। तो ये ओरिजिनल पिक्चर में ऊपर में ग्रीन टॉप आपको दिख रही है पहाड़ी के ऊपर, और उसके बाद में स्लोप डाउन है। स्लोप डाउन में आपको 2 होल्स दिख रहे हैं। ये जो 2 होल्स है, ये वाला एरिया जो है ये क्रैक करेगा, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे एक्सप्लोजन हो, चाहे क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे नदी का पानी हो, या तेज़ बरसात हो ऊपर और उससे रबल नीचे आए, कोई भी चीज़ हो, ये पार्ट जो है ये क्रैक करेगा और ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। मूव्ड सरफेस जहाँ पे लिखा हुआ है, एक कैविटी सी बनी हुई है, वहाँ पे जाके ये सेटल होएगा। और जब ये उस पार्ट यहाँ से टूट के नीचे जाएगा तो पूरा का पूरा सरफेस ऊपर से स्लाइड करेगा नीचे, और ये आगे जहाँ पे स्लाइडिंग सरफेस आए यहाँ पे आएगा, और फिर ये डिपोजिशनल रीजन में जाके ये सेटल हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि एक लेवल पे आ गया है, डिपोजिशनल रीजन से लेके जो मूव्ड सरफेस है ये तकरीबन एक लेवल पे आ गई है, मिट्टी ऊपर से स्लाइड करके नीचे आ गई है सारी। तो ये होता है आपका जो थ्योरी बिहाइंड दिस लैंडस्लाइड है, वो कैसे होती है, वो ये आपको समझ में आ रहा होगा इस फ़ोटो से, आपके जो बुक में बनी हुई है। तो इस तरीके से आपका लैंडस्लाइड होता है और बहुत भारी नुकसान होता है, जानवर, आदमी और रास्तों का, सब चीज़ का बहुत भारी नुकसान होता है। पूरे के पूरे फॉरेस्ट दब जाते हैं माउंटेन स्लोप्स में, और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है माउंटेन साइड पे रोड बनाना। ये कुमाऊँ, गुवाहाटी, कुमाऊँ गढ़वाल में, उत्तराखंड में काफ़ी होता है। फिर दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में बहुत होता है। गुजरात में भी कुछ एरियाज़ हैं जैसे सापुतारा, डांग, इडर, साबरकांठा में, अंबाजी, दंता, बनासकांठा में, जहाँ पे ये काफ़ी होता है। और हिमालय में तो होता ही है। ये इस तरह के सिंबल दिए जाते हैं जब आप रोड पर जाते हैं, तो इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा, ये सिंबल।
ये दर्शाता है कि यहाँ इस एरिया में जो रॉक्स है, वो माउंटेन जो है, रॉक है, हिल्स जो हैं, वो कच्चे पत्थर की बनी हुई है और वो लैंडस्लाइड होता रहता है, रबल गिरता रहता है, ईट पत्थर गिरते रहते हैं नीचे। तो आप जब चलोगे तो थोड़ा संभल के चलना। और आपने देखा होगा कि ऐसे जगहों पे जनरली एक आयरन की जाली से ज़्यादातर ये एरियाज़ को कवर कर दिया जाता है। और आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि मेक अ मॉडल ऑफ द landslide of clay or plaster of Paris in school to demonstrate and explain details to the student, discuss in the class and make a list of measures that can be used to prevent landslides, learn about landslide prone areas on the map of India with the help of the teacher। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप करिए। और इसके अलावा ये यहाँ पे मैं आपको कुछ और फोटोज़ भी दिखा रहा हूँ लैंडस्लाइड की। ये आप देख सकते हो कि एक सड़क है, सड़क बीच में से पूरी की पूरी धंस गई है और वो नीचे पूरी कैविटी हो गई है, क्रैक्स भी पड़ गए हैं और पूरे के पूरे पत्थर जो है वो वहाँ से खिसक गए हैं और लैंडस्लाइड हो गया है। माउंटेनियस एरियाज़ में ये सब सीन बहुत कॉमन होता है। यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा का पूरा मिट्टी का मलबा आ गया हुआ है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ लेफ़्ट हैंड साइड नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको ग्रास दिख रही है और पीछे की तरफ आप देखिए तो वहाँ पे भी ग्रास दिख रही है, लेकिन बीच में ये सारी मिट्टी आ गई है। ये लैंडस्लाइड होके मिट्टी आई है ऊपर से। तो ये जो आपको मैंने बताया था डिपोजिशनल रीजन, ये वो बन गया है यहाँ पर। और ये आपको और एक लैंडस्लाइड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में से पानी बह रहा है और दोनों तरफ पे मिट्टी आ गई है और जो घर है वो भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है लैंडस्लाइड में। तो इस तरह का आपको सीन दिखने को मिलता है लैंडस्लाइड में और ये बहुत ही भयानक होता है। इसको प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट हो नहीं सकता लैंडस्लाइड, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट ऐसे सब चीज़ें जो है वो जब होते हैं तो होती ही है, अर्थक्वेक जब होता है तो होता ही है। लेकिन जो चीज़ें प्रिवेंट करी जा सकती हैं वो मैनमेड चीज़ें हैं, जैसे माइनिंग एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम कंट्रोल करे जा सकते हैं। तो वो चीज़ को ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। लोकस्ट हैज़र्ड जो होता है कि ये भी एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो ये एक लोकस्ट है, टिड्डी। ये आप कहोगे ये ब्राउन एंड वाइट फ़ोटो है, ये ऐसा क्यों है कि ये क्या कलरफुल नहीं होता है? डेफिनेटली ये कलरफुल भी होता है, लेकिन ये जो स्पीशीज़ है ये इंडिया में और अफ्रीका में पाई जाती है और ये डेज़र्ट में ज़्यादातर रहती है। और ये गुजरात और राजस्थान एरिया में बहुत डिस्ट्रक्शन करती है ये स्पीशीज़। कलरफुल भी होती है, डेफिनेटली कलरफुल होती है। और कहोगे आप कि ये छोटी सी एक इंसेक्ट क्या वो कर सकता है? ये 1.5 से 2 इंचेस की लंबाई होती है। आगे के पैर इसके थोड़े लंबे होते हैं, ऊपर 2 एंटेना हैं इसके सिर के ऊपर और बैक पे बहुत ही अच्छे विंग्स हैं और ये कई किलोमीटर कई कॉन्टिनेंट भी पार कर सकता है। अफ्रीका से लेके इंडिया तक आता है और वापस भी चला जाता है। ये इसके अंडे ये रखता है डेजर्ट में और दिन में ये ट्रैवल करता है, उड़ता है और रात में ये बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो काफ़ी खाना खाता है। और इसकी डाइट की अगर बात करी जाए तो आपका वेट कितना होगा आप खुद ही देख लीजिए। करीब 40 किलो आपका वेट होएगा रफली। अब मैं कुछ कह तो सकता नहीं, कुछ स्किनी लोग होते हैं, कुछ हेल्दी लोग होते हैं, तो फिर भी चलिए एवरेज लगा लीजिए 40 किलो आपका वेट रहेगा। अब आप खाना कितना खाते होगे दिन में? आप 1 किलो लिक्विड पानी और दूध वगैरह को साइड कर दें तो बाकी जैसे रोटी सब्जी ये सब अगर आप लें तो आप हार्डली शायद आधे किलो से लेके 2 किलो तक का खाना खाते होगे आप सब चीज़ लेके।
तो इससे ज़्यादा तो आप नहीं खा सकते होगे, वो भी पूरे के पूरे दिन में। तो अब ये माशे जो हैं ये अपने वेट के बराबर का खाना दिन में खाते हैं, जितना इनका वेट है उतना खाना खा लेते हैं दिन में। तो आप अपने केस पे लगा के देखिए कि आपका वेट करीब 40 किलो है, आप 2 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकते हो खाना दिन का। और अगर आपका वेट 40 किलो हो और आप 40 किलो खाना दिन का खा लो तो आपका क्या हाल रहेगा। तो आपका कितना खाना आप दुनिया का ख़त्म कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें हैं, और ये जो है मिलियंस के ग्रुप में रहते हैं और बहुत ट्रैवल करते हैं और करीब 2.5 फीट की जंप कर लेते हैं। ये जनरली ट्रैवल करते हैं, जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी तरफ पे ये ट्रैवल करते हैं। और इंडिया और अफ्रीका में ये डेजर्ट लोकस्ट पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। और हर टाइप का क्रॉप वेजिटेशन ये खा लेते हैं, पेड़ पौधे, ये सब जो आप अंधेरा सा देख रहे हो, ब्राउन सा कलर जो देख रहे हो, आपको दिख भी नहीं रहा कि इधर कुछ आदमी या कुछ चीज़ है वो कपड़े उड़ा रहा है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेड़ पौधे, जितने भी श्रब्स वगैरह जो भी है, वो सब कुछ इससे लोकस्ट ने भर दिया हुआ है, टिड्डी ने भर दिया हुआ है। ये देखिए, ये टिड्डी उड़ रही है, काले बादल की तरह दिख रही है आसमान में। ये देखिए, ये एक आदमी दिख रहा है जो अपना डंडा हिला रहा है और इनको भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदमी को ढूंढना ही मुश्किल हो गया है। तो ये इस तरीके के नज़ारे दिखने को मिलते हैं जहाँ पे लोकस्ट अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो पूरा का पूरा जो एरिया हो, और जब ये अटैक करता है तो पूरे के पूरे एरिया का पूरा वेजिटेशन, पूरा का पूरा क्रॉप खा जाता है, पूरा खाली कर देता है। ये एक तरीके से वहाँ पे कुछ नहीं बचता, वहाँ पे भुखमरी जैसे हालात हो जाते हैं। अभी तो जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता भुखमरी जैसे हालात का, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है वो दूसरे एरिया से खाना उस एरिया में मंगा लेती है और वो खाना खाने की तकलीफ़ नहीं होती है, भुखमरी नहीं होती। इंडिया में ये कच्छ, पाटन, बनासकांठा, सुरेंद्र नगर, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में काफ़ी रहता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि गुजरात और राजस्थान इसमें मेन इफ़ेक्टेड एरियाज़ रहते हैं। और जब ये किसी क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड यानी कि बागान में, जैसे जो मैंगो या लेमन या पोमेग्रेनेट के, अनार के, आम के, नींबू के जो बागान होते हैं जिसमें बहुत साल लगते हैं पौधे को बड़े होके वो फल फूल देने में, जब उस जैसे बागान को ये ख़त्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि ये सब पेड़ 8-8, 10-10 साल के बाद में जाके फ्रूट देते हैं, एक दिन में फ्रूट नहीं देते ये पेड़। तो वो आदमी जो है वो इकोनॉमिक लॉस उसका 10 साल 20 साल पीछे हो जाता है। वो आदमी वो वापस पेड़ उगाएगा, वो 10 साल 20 साल लगेंगे, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो इतने टाइम तक का उसका लॉस हो जाता है। तो ये बहुत भारी प्रॉब्लम होता है। और इसका अभी तक सॉल्यूशन जो था वो यही था कि आप डंडे घुमाइए, आप ड्रम्स बजाइए, ढोल वगैरह बजाइए, रात में पत्थर को रस्सी से बांध के अपने खेत में गोल गोल घुमाइए। जैसे आप पतंग के मौसम में एक डोरी के साथ में बांध के पत्थर को या किसी चीज़ को आप घुमाते हो और डोरी को पकड़ने, पतंग की डोरी को पकड़ने की कोशिश करते हो, वैसा ही कुछ सीन करिए आप। फिर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की या तो आप मदद लीजिए और वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। तो इस तरह के सॉल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको ये चीज़ से, लोकस्ट अटैक से बचाते हैं। इसका एक प्राइम एरिया जो है ये, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में, गुजरात में, राजस्थान में, डेजर्ट एरिया में ये लोकस्ट पैदा होते हैं और पाकिस्तान में भी होते हैं। और
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी होते हैं। तो ये इसका एक रूट देखिए, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से उड़ के ये थोड़ा सा समुद्र क्रॉस करके सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स में जाएगा। यहाँ से वो और आगे बढ़ के फिर से समुद्र क्रॉस करेगा, पाकिस्तान से होता हुआ वो इंडिया में एंटर करता है, गुजरात राजस्थान के एरिया में, और यहाँ पे वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन करता है और फिर इस तरीके से इसका साइकिल कंटिन्यू होता है। तो ये आप देखिए कैसे लोकस्ट अटैक होता है। और ये एक फ़ोटो दी गई है यहाँ पे लोकस्ट की, जो आपकी बुक में दी गई है। ये भी बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक के बारे में समझने से पहले हमको एपिडेमिक के बारे में समझना ज़रूरी है। अभी अगर हम थोड़ा सा एक सेंटेंस अगर हम आपको पिछले टॉपिक के बारे में बता दें तो वो ये था कि लोकस्ट जो है वो नीम को नहीं कंज्यूम करता है। तो और तो नीम भी एक चीज़ है जो लोकस्ट को जहाँ जिस एरियाज़ में लोकस्ट अटैक होते हैं उस एरियाज़ में नीम के पेड़ भी उगा देने चाहिए। उसके ऊपर भी लोकस्ट नहीं अटैक करता है, उसको नहीं कंज्यूम करता है। तो अभी हम वापस आते हैं एपिडेमिक के ऊपर। एपिडेमिक वो चीज़ होती है जहाँ पे कि मैनी पीपल फॉल विक्टिम टू अ डिजीज़ इन अ वाइड एरिया, एक वाइड एरिया में लोग विक्टिम होते हैं एक डिजीज़ का, और ये डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है। वो इन्फेक्शन होती है, वायरस होता है, और कॉमन डिजीज़ जैसे होती है, और उसमें काफ़ी लोगों की लाइफ भी जाती है। और कॉमन डिजीज़ जैसे खांसी जुकाम से कहीं ज़्यादा फास्ट स्प्रेड करती है ये एपिडेमिक के तौर पे। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो इबोला, स्वाइन फ्लू, डेंगी, ये सब टाइप की एपिडेमिक्स रहे हैं। और जब ये एपिडेमिक आते हैं फिर स्मॉल पॉक्स, प्लेग, अगर पुराने ज़माने में जाए तो स्मॉल पॉक्स, प्लेग यानी कि हैजा जो चूहे से फैलता है, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। और उस टाइम पे पुराने ज़माने में मॉडर्न ट्रीटमेंट या एडवांस मेडिसिन नहीं होती थी, वैक्सीन नहीं होते थे, और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से मरते थे। अभी मार्क करिएगा, अभी हम एपिडेमिक पे हैं। टॉपिक पैंडेमिक है लेकिन अभी हम एपिडेमिक पर हैं, अभी हम पैंडेमिक पर नहीं आए हैं। तो एंशिएंट टाइम्स में ये सब होता था। अवेलेबल मेडिसिन्स जो होती थी वो हर टाइम पे इवॉल्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए नए टाइप के वायरस आते हैं, और नए नए टाइप के वायरस जो होते हैं वो नए नए मेडिसिन्स का इजाज़ करना पड़ता है उसके लिए। और प्लस और एक चीज़ होती है कि वायरस जो होता है वो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक, वायरस को डिफ्यूज़ करने के लिए, उसको वीकन करने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक्स भी जो होते हैं वो टाइम टू टाइम पुराने हो जाते हैं, और वायरस जो होता है वो ग्रो करके, इवॉल्व करके और आगे बढ़ जाता है, और पुराने वाले एंटीबायोटिक्स उस पर काम करना बंद कर देते हैं। नए नए तरीके उसके लिए ढूंढने पड़ते हैं मेडिकल डॉक्टर्स को। तो और जो ये नए नए टाइप के वायरस आते हैं उसके लिए आपने शायद सुना होगा कि एक स्ट्रीम होती है मेडिसिन के अंडर में, जैसे एमडी मेडिसिन, एमडी सर्जरी, इस तरीके से पीडियाट्रिक्स, अलग अलग फील्ड्स होती हैं। कोई बच्चों को देखता है, कोई बड़े को देखता है, कोई ब्रेन को देखता है, कोई हार्ट को देखता है, अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं। वैसे ही एक फील्ड अंदर होती है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डॉक्टरों की। ये जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन वाले जो डॉक्टर होते हैं ये आपको ये सब एपिडेमिक्स और ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, क्या नई बीमारियां आ रही हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने में, उसके सर्वे करने में, उसको किस तरह की वायरस आ रहा है या कोई और जर्म आ रही है उसको किस तरह से कंट्रोल करा जाए, इस तरह का एजुकेशन भी देते हैं। और इसको
कंट्रोल कैसे करें इसके तरीके भी ढूंढते हैं। और जो दूसरे होते हैं डॉक्टर्स और रिसर्चर्स, वो इसकी दवाइयाँ बनाते हैं, इसकी वैक्सीन्स बनाते हैं, इसकी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, इसकी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। वो सब अलग तरीके की रिसर्च करते हैं और पीएसएम वाले अलग तरीके की रिसर्च करते हैं। और पीएसएम वाले जो होते हैं वो भी इसमें बहुत कारगर साबित होते हैं। और जब तक इसका नया नया वेरिएंट मेडिसिन का नहीं इजाज़ कर लिया जाता तब तक ये एपिडेमिक बहुत भारी पड़ते हैं मैनकाइंड पे, क्योंकि बहुत भारी जान माल का नुकसान होता है, बहुत लोग मरते हैं इसमें। अब हम आए अगर पैंडेमिक पे, तो पहले एपिडेमिक जो था एक वाइड एरिया में होता है, लेकिन जब ये डिज़ीज़ जो है, ये वायरस जो है, ये स्प्रेड करके एक वाइड एरिया से एक पूरी कंट्री को एनगल्फ कर ले, और एक कंट्री के बाद में कई और कंट्रीज़ को एनगल्फ कर ले, और फिर कॉन्टिनेंट्स को एनगल्फ कर ले, एक कॉन्टिनेंट को एनगल्फ कर ले, और फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मूव कर जाए। यानी कि पूरे यूनिवर्स में तो नहीं, पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे अगर ये मूव करने लग जाए तो इसको पैंडेमिक कहते हैं। यानी कि ये वाइड एरिया, एक कंट्री में, एक सिटी में, एक स्टेट के वाइड एरिया से मूव करके कंट्री और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी बढ़ा के फिर नंबर ऑफ़ कॉन्टिनेंट्स भी बढ़ा जाए तो ये पैंडेमिक कहलाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। और जब तक इसका, क्योंकि ये हमेशा एक नए नए वायरस और ये सब चीज़ से होता है, तो इसका ऊपर रिसर्च करी जाती है पीएसएम वाले और दूसरे मेडिसिन वाले, यानी कि फार्माकोलॉजी वाले और रिसर्चर्स जो होते हैं, वो इसकी जब तक मेडिसिन, इसकी एंटीबॉडीज़, इसकी वैक्सीन्स, इसके एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाते, तब तक इसका इलाज नहीं कर पाते हैं, तब तक इसका जनरल ट्रीटमेंट ही करा जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि ईयर 2020 में ये कोरोना वायरस आया था दुनिया भर में, तो उसके दौरान आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में मत आओ, एक दूसरे से दूर रहो, क्वारंटाइन, जो बाहर से आए उसको क्वारंटाइन करो, उसके बाद में उसको 14-15 दिन के बाद में आप मिलो, जब क्लियर हो जाए उसका टेस्ट करो, उसका क्वारंटाइन करो, लॉकडाउन लगाओ, इस तरीके की चीज़, मास्क पहनो। तो सारा प्रोडक्शन, एजुकेशन, सब कुछ इस तरीके से स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, आपके पेरेंट्स घर पे बैठे होंगे करीब बहुत लंबे टाइम के लिए, इतना लंबा टाइम, और आपको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था, कुछ भी नहीं करने दिया जाता था, खेलने भी नहीं जाने दिया जाता था। और ये एक शहर में नहीं, एक कंट्री में नहीं, एक सोसाइटी में नहीं, पूरे दुनिया भर में ऐसा हो गया था। तो कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ चीज़ों का। और जब तक ये वैक्सीन नहीं बना और वैक्सीन दुनिया भर में नहीं लगा, तब तक ये हाल ऐसा ही था। तो कोरोना वायरस के बारे में तो आपको भली भांति पता ही है सब कुछ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं बताने की ज़रूरत होती है। और मेडिकल में क्या कुछ हुआ, वैक्सीन कैसे आया, कैसे नहीं आया, आपने अपनी आंखों से ही देखा है ये सारा चीज़। बाय द वे, कोविड-19 का नाम कैसे पड़ा? कोविड-19 का नाम पड़ा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो होती है यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में ये सब चीज़ों को मॉनिटर करती है। इसने इसका नामकरण किया था, ये स्टार्ट हुआ था वुहान, चाइना में लेट 2019 एडी में, और वहाँ से ये पूरी दुनिया में स्प्रेड किया। और इसका जो एक्रोनिम है कोविड-19, ये बनता है कोरोना का CO वर्ड लिया जाता है, फिर वायरस का VI लिया जाता है, और डिजीज़ का D लिया जाता है। 2019 में से 19 लिया जाता है, तो बनता है
कोविड-19 और कहाँ से लिया जाता है? कोरोना वायरस डिजीज़ ऑफ 2019। कोरोना वायरस डिजीज़ ऑफ 2019 के कोरोना शब्द में से CO, वायरस में से VI, डिजीज़ में से D और 2019 में से 19। कोविड-19 ये वर्ड बनता है। ये वुहान चाइना से शुरू हुआ था, जो आपने स्टोरीज़ पूरे टीवी वगैरह सब जगह देखी होगी कि वुहान से बैट से यानी कि चमगादड़ को मारा गया, चमगादड़ को खाया गया और वहाँ से ये सब चालू हुआ। ये सब स्टोरीज़ आपने बहुत देखी होंगी, घर पे बैठ के टीवी पे और ये सब पे देखी होगी। तो ये होता है आपका एपिडेमिक और पैंडेमिक। ये है एक फ़ोटो एपिडेमिक की। दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ये स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि तकरीबन हर 100 साल में एक ना एक एपिडेमिक या पैंडेमिक आता है जो बहुत भारी डिस्ट्रक्शन करता है, जैसे स्पेनिश फीवर, ब्रेन फीवर, ऐसे करके काफ़ी सारे चीज़ें करीब 100 साल के इंटरवल पे आती रहती हैं। और ये अभी आपका कोरोना वायरस का पैंडेमिक का एक तस्वीर है, जिसमें एक आदमी जो है सैंपल ले रहा है PPE किट पहन के। अब PPE किट क्या होता है मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। उसके फेस पे फेस शील्ड है, हाथ में ग्लव्स हैं और वो एक सैंपल ले रहा है। मुंह पे मास्क भी है और फेस शील्ड भी है, सर हाथ सब कुछ उसके कवर्ड है, कहीं से कोई ओपनिंग नहीं है। और ये आप लोगों की तस्वीर है। अब ये मत बोलना कि मैं लड़का हूँ और ये लड़की की तस्वीर है, या ये मत बोल देना कि ये जो लड़की की तस्वीर है ये मेरी शक्ल नहीं है। ये इन जनरल आप लोगों की तस्वीर है। इस तरीके से आप घर के अंदर लॉकडाउन में बंद होके मास्क पहन के एक टक बाहर देखते थे कि काश मैं बाहर जाके खेल सकूं, काश मैं अपने स्कूल जा सकूं, काश मैं अपने फ्रेंड्स को मिल सकूं। तो ये आपकी ही तस्वीर है। और जब कोरोना वायरस आया था, यानी कि एक पैंडेमिक आया था, तब बहुत लोगों का रोज़गार भी गया था और यानी कि जॉबलेस हो गए थे। और कई लोग जो होते हैं, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो आज लेबर क्लास के लोग या जो दुकान लगाते हैं, सब्जी तरकारी की दुकानें ये सब लगाते हैं, या गोलगप्पे की दुकानें, तो वो लोग जॉबलेस, उनके पास कोई पैसा नहीं होता है, उनके पास कोई सेविंग नहीं होती है। वो रोज़ मार्केट में जाके अपनी मज़दूरी करते हैं या अपनी चीज़ें बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और खाते हैं। तो इस तरह के लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। और बड़े बड़े कंट्रीज़ जो थे उनकी, जो जैसे अमेरिका, वैसे जैसे बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके बहुत पैसे होते हैं, बहुत, वो सब भी ऐसे पैंडेमिक के सामने में असहाय हो गए और लोग ज़बरदस्ती बाहर जाते थे और किसी भी तरीके से अपना रोज़गार कमाने की कोशिश करते थे और उससे और ज़्यादा फैलता था ये सब। और मिलियंस इफ़ेक्ट हुए, कई मिलियन लोग मर भी गए। और सेंचुरीज़ में कभी कभी आती है ऐसी चीज़ें, लेकिन बहुत घातक होती है। जब पहले आती थी तो ये एक तरीका था जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती थी दुनिया की और वापस ग्रो करती थी वहाँ से। लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जितनी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की उसके अनुसार इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को कंट्रोल कर लिया गया। उनको चाहे लॉकडाउन से कंट्रोल किया गया, चाहे किसी तरीके से भी कंट्रोल किया गया, मास्क लगा के लॉकडाउन से या क्वारंटीन करके या कैसे भी। और पैंडेमिक जो है आज के दिन इंडिया में आपको ना मास्क लगाने की ज़रूरत है, ना PPE किट पहनने की ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया है और काफ़ी अच्छे से इसका इलाज कर लिया गया है। और जब तक इसका वैक्सीनेशन या इसकी दवाई या मेडिसिन नहीं बनता, तब तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। तब तक आप सिर्फ इसके सिम्टम्स जो हैं, फीवर, ऐसे वैसे जो भी है, उसको ही आप कंट्रोल कर सकते हो। और ऑफ कोर्स
वायरस कैसे स्प्रेड होता है, पीएसएम द्वारा रिसर्च में कैसे कैसे उन्होंने बताया कि वायरस स्प्रेड होता है। तो वो चीज़ों को कंट्रोल करके इसको कंट्रोल किया जाता है। आदमी की ज़रूरतें बढ़ गई है। अब आप खुद को ही ले लीजिए, आपको अगर बोला जाए कि आपकी क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, तो आप बोलोगे फ्रिज, टीवी, एसी, खेलने का सारा सामान, फुटबॉल क्रिकेट का किट, बॉल, ऐसे वैसे आप सारी चीज़ें बोलोगे। पढ़ने के लिए बुक्स, कॉपीज़, पेन, पेंसिल, रबर, इरेज़र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स और साथ में आप बोलोगे एक मोबाइल फ़ोन बात करने के लिए, जिससे मैं अपने फ्रेंड से पूछ सकूं कि आज स्कूल में क्या हुआ या उनके घर के आसपास में क्या हो रहा है। फिर आप कहोगे कि वो स्मार्टफोन भी होना चाहिए और उसमें डाटा भी होना चाहिए। स्मार्टफोन और डाटा होना चाहिए, उसमें गेम्स भी चल सकनी चाहिए, उसका प्रोसेसर भी इस लेवल के ऊपर का होना चाहिए जिसमें गेम्स, ऑनलाइन गेम्स हो सके। तो फिर मैं उससे जो है डाटा यूज़ करके उसमें ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकूं, उसमें वीडियोस भी देख सकूं, उसमें यूट्यूब और ऐसे वैसे चीज़ें भी देख सकूं, पढ़ भी सकूं। सिर्फ गेम्स ही नहीं, पढ़ भी सकता हूं मैं उसमें। तो इस तरीके से आदमी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आदमी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है और उसको इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ रही हैं अलग अलग टाइप की चीज़ बनाने के लिए। अब जब वो इतनी सारी चीज़ें बनाएगा तो उसमें बहुत सारी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होएगी, उसको स्टोर करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। कहीं पे पैदा होता है, कहीं पे फैक्ट्री होती है, कहीं पे उसकी माइनिंग होती है, कहीं पे एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल, उसको उठा के ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे स्टोरेज करना पड़ेगा, कहीं पे फैक्ट्री पे लाना पड़ेगा, कहीं पे फैक्ट्री में ला के उसके ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस करने के बाद में उसको वापस स्टोर करना पड़ेगा, उसको फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यानी कि जहाँ पे कस्टमर है वहाँ पे उसको वापस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये सब के दौरान कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चूक हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, डेफिनेटली ली जाती हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन के रूल्स बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाता है। कभी ह्यूमन एरर की वजह से, कभी मैकेनिकल मैल फंक्शन हो जाता है, कभी मशीन की मेंटेनेंस नहीं होती, कहीं पे कुछ जैसे आपने देखा था कि जंगल में आग लगी, क्या हुआ जी, बीड़ी सिगरेट किसी ने छोड़ दी थी, किसी बंदे ने अपने जानवर को चराने के लिए आया था तो उसने जो स्टोव बनाया रात को अपने आप को गर्म रखने के लिए या अपने लिए चाय या खाना बनाने के लिए या गर्म करने के लिए, वो आग उसने बुझाई नहीं, वो टेम्पररी स्टोव उसने बुझाया नहीं और उससे वो आग लग गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है और इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट हो ही जाता है, चाहे वो गैस लीकेज ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बॉयलर ही क्यों ना फटा हो किसी केमिकल उसमें, किसी केमिकल फैक्ट्री में, चाहे कोई फ्लेमेबल मटेरियल पे आग लग गई हो, कोई एक्सप्लोजिव हो गया हो, करा के एक्सीडेंट तो हो ही जाता है। भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की और उसमें जो है गैस लीक हुई और वो गैस से पूरे भोपाल भर में हज़ारों लोग जो थे वो रातों रात सोते सोते सो ही गए। रात का समय था और लोग सो रहे थे और गैस लीक हुई और सोते सोते वो परमानेंटली ही सो गए और बहुत सारी जान माल का नुकसान हुआ। और कंपनी भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी थी जिसका वो प्लांट था। इस तरीके से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक फ़ोटो दिखाई थी चेरनोबिल की, जहाँ पे रशिया में था तब जब एक्सीडेंट हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और वो एक्सीडेंट भी बहुत भयंकर था। तो इस तरीके के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हो जाते हैं। और टॉक्सिक गैस, इस तरह की कि जब गैस लीकेज होती है तो जिस
डायरेक्शन में हवा चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए ताकि आप उससे बच सको। और इससे काफ़ी परमानेंट डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हमने देखा कि जो जापान में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से आज तक वहाँ पे जो लोग पैदा हो रहे हैं उस सब एरियाज़ में, वो आज तक ठीक नहीं हो रहे हैं। और वैसे ही भोपाल में जो है जिन लोगों को ये इफ़ेक्ट हुआ था गैस लीकेज से, वो आज के दिन भी वो 100% ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके बच्चे भी 100% ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रहता है इसका, तो इससे बचना चाहिए। हालांकि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं लेकिन फिर भी बचना चाहिए इनसे। और जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप आपकी इंडस्ट्री में काम करो और उसको प्रॉपर मेंटेन करो उतना अच्छा है। इसमें डिफरेंट लोगों को बुलाया जाता है, पुलिस को, फायर फाइटर्स को, एम्बुलेंस को। हर तरह की आग एक जैसी नहीं होती है। तो फायर फाइटर्स को हमेशा पता होता है कि ये पेट्रोल से लगी हुई आग है या किसी केमिकल से लगी हुई आग है या इलेक्ट्रिकल से लगी हुई आग है, तो उसके अनुसार का उसका ट्रीटमेंट करा जाता है। और जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि किस तरह की मेडिसिन किस टाइप के मर्ज में देनी है, वैसे ही एक फायर ब्रिगेड वाले को भी पता होता है कि किस तरह की चीज़ करनी होती है। और रिलीफ और रेस्क्यू के लिए आपको तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक आप नहीं जानते हैं कि कैसे इसका का रिलीफ या रेस्क्यू करा जाए। वहाँ पे जाके आप सिर्फ भीड़ बना सकते हो, लेकिन उनको बिना ट्रेनिंग के, जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तब तक आप वहाँ पे सही तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू मिशन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए वहाँ पे जाके आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि लोगों को, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, उन सबको रास्ता देना है और उनको वहाँ पे काम करने देना है। जब तक आपको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं है, स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है इस ऐसी सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तब तक आप इनसे साइड ही रहिए। और दूसरे लोगों के लिए जो इसके लिए इक्विप्ड है, जैसे फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस, पुलिस, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, इस तरह के लोगों को आप उल्टा रास्ता दीजिए, एनडीआरएफ को रास्ता दीजिए और दूसरे लोगों को रास्ते से हटाइए ताकि इनका रास्ता क्लियर हो सके, ये वहाँ पे पहुँच सकें और ये वहाँ पे जाके अपना मिशन पूरा कर सके। इनका मिशन ऑफ कोर्स क्या होगा कि लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों को डिज़ास्टर से मुक्त कराना। डिज़ास्टर तो हो गया, अब उससे उसका इफ़ेक्ट कम से कम करवाना। तो ये हम आते हैं चैप्टर के एंड पे। और वंस अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमारे को सब्सक्राइब करिए, ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए और अच्छे से पढ़िए। आपके टेस्ट आ रहे हैं और ये जो भी आपकी डिफ़िकल्टी है, अगर आपके करिकुलम में और भी कोई चैप्टर है या और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमारे को बताइए कमेंट करके। आपको बेशक रिप्लाई अगर ना भी मिले, क्योंकि हम कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम आपके कमेंट फिर भी विद इन 1 और 2 डेज़ पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट भी करते हैं। जैसे ये चैप्टर जो है ये वन ऑफ द कमेंट्स के ऊपर ही चल रहा है कि किसी एक स्टूडेंट ने ये हमसे डिमांड किया था, तो हम आपके लिए ड्यूरिंग द टेस्ट हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमारे को बताइए आपको क्या क्या सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ सपोर्ट हम हमारे तरफ से अगर सोच सकते हैं तो वो भी हम करेंगे। तो इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करे हुए होंगे तो आपको, और साथ में आपने बेल नोटिफिकेशन दबाया हुआ होगा, तो आपको ये हमारे जब भी हम कुछ डालेंगे तो आपको उसका इंटीमेशन मिल जाएगा। तो स्टडी वेल and best of luck for the examinations. Till the next chapter, see you soon. Bye for now.